यहाँ टेम्परेचर हमारा कम है तो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है। स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया मतलब कम पॉपुलेशन है तो लार्ज फार्म्स अवेलेबल हैं और ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स में ये खेती हो सकती है। अब यहाँ पे विंटर्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि ग्रोइंग सीज़न कम मिल पाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है ग्रोइंग सीज़न, इसलिए एक ही क्रॉप उग पाता है। नेक्स्ट आ गई मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग ऐसी फार्मिंग है जिसमें सारा कुछ मिक्स किया जाता है, जैसे क्रॉप भी ग्रो किया जाता है, एनिमल्स के लिए फॉडर भी ग्रो कर रहे हैं, सब कुछ मिक्स हो रहा है और लाइफ स्टॉक की भी रेयरिंग कर रहे हैं। और ये कहाँ पे करते हैं? जनरली यूरोप वगैरह में, यूएसए में, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। फिर आ गया प्लांटेशंस। तो ये प्लांटेशंस का मतलब है कि आपको ट्रीज़ उगाना। जो ये कमर्शियल फार्मिंग, इट्स अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग जहाँ पे एक सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप उगाया जाता है, जैसे कि किसका? या तो अकेला टी का, या कॉफ़ी का, या शुगर केन का, बनाना, रबर, कैश्यू या कॉटन का। अब क्योंकि ये कमर्शियल पे है तो लार्ज अमाउंट में कैपिटल चाहिए और लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर भी चाहिए। इसका एग्जांपल क्या है? अच्छा ये भी सुनो, पहले क्या है, जो प्रोड्यूस है वो प्रोसेस की जाती है या तो फार्म पे या इन प्लांटेशंस के पास ही फैक्ट्रीज होती हैं। इसका एग्जांपल है टी गार्डन्स। तो असम वगैरह में हमने देखा है टी गार्डन की प्लांटेशंस होती हैं, तो वहाँ पे लेडीज़ जो है पत्ते उतारती हैं, फिर उन पत्तों से प्रोसेसिंग करके चाय बनानी होती है। तो या तो वो सब मशीनें फार्म पे इंस्टॉल करी होती हैं या फिर पास में फैक्ट्री होती है। ऐसी कॉफ़ी और ऐसे ही हम सोच सकते हैं बनाना के बारे में कि बनाना जहाँ उगे, अब वो बनाना को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, नहीं तो वो तो बनाना सड़ जाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बिल्ड करना पड़ता है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि अब वो पत्ते तोड़ने हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर भी चाहिए और कैपिटल तो चाहिए क्योंकि जो टी कॉफ़ी वगैरह और ये सब उगाना है, कॉटन, वो बहुत बड़े स्केल पे उगाना है। तो कैपिटल का मतलब होता है पैसा, इन्वेस्टमेंट। अब ये कहाँ की जाती है? ये हमारे ट्रॉपिकल एरियाज़ में की जाती है, जो ये वाला एरिया है, जो हमारे इक्वेटर के पास वाला एरिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या आएगा? हमारा मलेशिया आ जाएगा। तो मलेशिया में क्या उगाते हैं? रबड़। कॉफ़ी कहाँ पे उगाई जाती है? बी सी, ब्राज़ील एंड कॉफ़ी। तो ए बी सी में बी ब्राज़ील, सी से कॉफ़ी। और टी कहाँ पे उगाई जाती है? हमारे इंडिया और श्रीलंका में, क्योंकि ये सारी ट्रॉपिकल रीजन्स की कंट्रीज़ हैं। एवरीवन, वेलकम बैक। वी आर डूइंग द चैप्टर, दिस इज़ एग्रीकल्चर, चैप्टर नंबर 4 ऑफ ज्योग्राफी। अब ये कहानी शुरू होती है 3 बच्चों से, गुरप्रीत, माधव एंड टीना, जो विलेज में वॉक कर रहे थे, वेयर दे सॉ फार्मर जो अपने लैंड की टिलिंग कर रहा था, मतलब प्लोइंग कर रहा था। द फार्मर टोल्ड देम कि वो क्या उगा रहा है? वीट उगा रहा है, एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए। उसने बच्चों को बताया कि वीट से वो जब मार्केट में बेचेगा तो उसको गुड प्राइस मिलेगा मंडी में, वेयर इट वुड बी टेकन फ्रॉम, वेयर वो मंडी से कहाँ चली जाएगी? फैक्ट्रीज़ में, टू मेक द ब्रेड्स बिस्किट्स फ्रॉम द फ्लावर। फ्लावर मतलब आटे से, तो वीट चेंज होएगी आटा पाउडर में, वहाँ से फिर फैक्ट्रीज़ में जाएगी और ब्रेड और बिस्किट बनेंगे। अब कह रहे हैं कि इसी ट्रांसफॉर्मेशन, जब एक प्लांट फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जैसे वीट बिस्किट बन गई या वीट ब्रेड बन गई, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। ये 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ये होती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो वाली एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब या तो आप धरती में से निकाल रहे हो या आप प्रोड्यूस कर रहे हो, बट नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके। इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एग्रीकल्चर भी प्राइमरी बोला जाता है, फिशिंग भी, एंड गैदरिंग भी। गैदरिंग क्या होता है? कि सामान इकट्ठा करना। हम पढ़ते थे ना हंटर गैदरर्स, कि वो सामान इकट्ठा करते थे फॉरेस्ट में और फिर खाते थे। तो एक्सट्रैक्शन करनी है और प्रोडक्शन करनी है, और AFG करनी है, एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग। ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं जब आप कुछ प्रोसेसिंग करते हो इन्हीं रिसोर्सेज पे जो आपने प्राइमरी एक्टिविटी से ऑब्टेन की हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? जो भी हमारा फैक्ट्री में काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बेकिंग हो रही है, वीविंग ऑफ क्लॉथ हो रही है। थर्ड एक्टिविटी होती है टर्शरी एक्टिविटीज़। टर्शरी से याद रखना है सपोर्टिंग। तो ये सपोर्ट करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को अपनी सर्विसेज के थ्रू। जैसे अगर ट्रांसपोर्ट करना है सामान इधर से उधर, इंश्योरेंस चाहिए, बैंक से पैसा चाहिए, एडवर्टाइज़ करना है, तो ये सब टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं। अब एग्रीकल्चर वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड एगैर या एग्री से, जिसका मतलब होता है सॉइल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन करना। अब कह रहे हैं एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो इंक्लूड करती है क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स।
तो क्रॉप्स उगाना, फ्रूट्स उगाना, वेजिटेबल्स उगाना और फ्लावर्स उगाना एंड लाइफ स्टॉक को पालना पोसना, रेयरिंग करनी उनकी। पूरे वर्ल्ड में 50% ऑफ पर्सनस हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं और इंडिया में 2/3 ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, मतलब वो काम ही यही करते हैं। अब कह रहे हैं कि जो कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सॉइल पे, क्लाइमेट पे और लैंड। और लैंड कैसा होना चाहिए हमारा? कैसा लैंड होना चाहिए जी? लैंड कैसा होना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए? एरेबल लैंड, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है, वो कह रहे हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कल्चर्स। कल्चर्स कौन कौन से होते हैं? पहला आ गया एग्रीकल्चर। एग्री से याद करना है आर्ट, आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेशन। किस पे? ऑन सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक। मतलब देखो एग्रीकल्चर में लाइफ स्टॉक तो आपने बोलना ही बोलना है, रेयरिंग लाइफ स्टॉक। और सॉइल मतलब आपने आर्ट एंड साइंस यूज़ करनी है कल्टीवेशन करने के लिए। किस पे? सॉइल पे, क्रॉप्स उगाने के लिए और लाइफ स्टॉक को रियर करने के लिए। इसी को फार्मिंग बोलते हैं या एग्रीकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है? एस से सैरी, एस से सिल्क वॉर्म्स। तो कमर्शियल रेयरिंग जब की जाती है सिल्क वॉर्म्स की, एंड जिससे कि फार्मर की इनकम जो है वो सप्लीमेंट हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। पिस्सी कल्चर से याद रखना है फ़िश, तो ब्रीडिंग ऑफ फ़िश। और ये ब्रीडिंग कहाँ की जाए? टैंक्स में और पॉन्ड में। नेचुरली नहीं हो रही हो बट आप करो उसको पैसा कमाने के लिए, दैट इज़ पिस्सी कल्चर। विटीकल्चर का मतलब कल्टीवेशन करो ग्रेप्स की। हॉर्टिकल्चर का मतलब है कि आप ग्रो करोगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। और किसके लिए? अपने लिए नहीं, कमर्शियल यूज़ के लिए, मतलब बेचने के लिए और पैसा कमाने के लिए। नेक्स्ट आ गया फार्म सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है कि इसमें इनपुट भी इन्वॉल्व होते हैं, प्रोसेसिंग भी होती है और आउटपुट भी होते हैं। अब इनपुट क्या होते हैं? इनपुट आप 2 कैटेगरीज में लिखोगे। इनपुट 2 तरह के होते हैं, फिजिकल इनपुट्स एंड ह्यूमन इनपुट्स। फिजिकल इनपुट्स हो गए हमारे नेचुरल इनपुट्स, जैसे कि हमारी कैसे याद करोगे आप? QRST होता है ना, RSSST। तो रेनफॉल, सॉइल स्लोप, सनशाइन एंड टेम्परेचर। और ह्यूमन इनपुट आपके कौन से हो जाएंगे? जो हमारी मशीनरी है, लेबर है, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, स्टोरेज एट्सेट्रा, सीड्स। फिर इनकी प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स ऑल दी ऑपरेशंस विच आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर लाइक प्लोइंग, फिर सोइंग, फिर वीडिंग, स्प्रेइंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, ये। और फिर आपको आउटपुट क्या मिलेगा? जो आपके क्रॉप्स होंगे, या अगर एनिमल रेयरिंग कर रहे हो तो आपको वूल मिलेगी, डेयरी मिलेगी, या फिर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, अंडे वंडे मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट आ गया इंटरेस्टिंग फैक्ट। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें ऑर्गेनिक मैन्योर और नेचुरल पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है, केमिकल्स को नहीं यूज़ किया जाता, और जेनेटिक मॉडिफिकेशन को नहीं किया जाता। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज़ डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप। मतलब क्रॉप को बढ़ाने के लिए कुछ भी आर्टिफिशियल चीज़ या जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीन्स में मॉडिफाई नहीं किया जाता। नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब हमारी फार्मिंग कितने टाइप्स की है? सबसे पहले फार्मिंग कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो फार्मिंग डिपेंड करती है जोग्राफिकल कंडीशंस पे, कि हमारा मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। फिर हमारी एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसकी डिमांड कितनी है, तो उसी हिसाब से हम करेंगे फार्मिंग कि क्या कैसी फार्मिंग करें, ज़्यादा पैसे लगाएं ना लगाएं। फिर लेबर कितनी अवेलेबल है, या कौन सी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हम। तो ये थर्ड फैक्टर हो गया। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से फार्मिंग की टेक्निक डिसाइड की जाती है कि कौन सी फार्मिंग करनी है। अब सबसे पहली टेक्निक है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है ऐसी फार्मिंग जो अपने सबसिस्टेंस के लिए की जाए, अपने आप को सस्टेन करने के लिए की जाए, अपने जीवन के लिए की जाए। तो ऐसी फार्मिंग जो फार्मर प्रैक्टिस करता है अपने फैमिली की नीड्स को मीट करने के लिए, उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि फार्मर की फैमिली के लिए चाहिए, तो क्या क्या फ़ीचर्स हैं इसके? नंबर 1, यहाँ पे लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, हाउस होल्ड लेबर ही यूज़ की जाएगी, एंड प्रोड्यूस जो होगी वो स्मॉल आउटपुट होगी, आउटपुट हमारी कम होएगी, ठीक है। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग आगे आती है 2 तरह की, एक होती है इंटेंसिव सबसिस्टेंस, एक होती है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। पहला आ गया इंटेंसिव सबसिस्टेंस। अब इंटेंस मतलब इंटेंस प्रेशर डालना। किस पे प्रेशर डालना? लैंड पे। लैंड पे कौन प्रेशर डालेगा? ह्यूमन बींग्स। क्यों डालेंगे? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई। तो ये कौन से एरियाज़ में प्रैक्टिस की जाती है? थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़। और वो कौन से एरियाज़ हैं? मॉनसून रीजन्स के एरियाज़ हैं, साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया। और इंटेंसिव प्रेशर डाल रहे हैं तो
जितने ज़्यादा ह्यूमन बींग्स उतना लैंड उन पे कम, तो स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड हो गए। अब और क्या कर रहे हैं कि सिंपल टूल्स यूज़ कर रहे हैं तो लेबर ज़्यादा है, और यहाँ पे एक क्रॉप उगाया जाता है एनुअली ऑन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड। एक प्लॉट ऑफ लैंड पे एक ही क्रॉप उगाया जाता है, और मेन क्रॉप क्या होता है, राइस। अब समझ लो पानी है तो राइस उगा दिया, जब पानी कम है तो वीट, मेज, पल्सेस और ऑयल सीड्स उगा दिए। यहाँ तक था ये हमारा सबसिस्टेंस के अंदर फर्स्ट कैटेगरी, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। नाउ नेक्स्ट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड सिस्टम, ठीक है, प्रिमिटिव। तो नेक्स्ट है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव का मतलब ओल्ड सिस्टम। अब ओल्ड सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर कौन से थे, दो, एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती थी, एक नोमैडिक हर्डिंग होती थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्या मतलब है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन शिफ्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। अब ये कौन से एरियाज़ में प्रैक्टिस होती है, जो बहुत ही थिकली फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं, और वो कहाँ पे है थिकली फॉरेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, अमेजॉन बेसिन में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जहाँ हमारा आसाम वगैरह है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये घने घने जंगल होते हैं। अब यहाँ पे घने जंगल क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ हैवी रेनफॉल है और क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, फटाफट वेजिटेशन दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं फार्मर्स कि ये प्लॉट ऑफ लैंड को जो है क्लियर कर देते हैं, पेड़ पूड़ काट देते हैं और बर्न कर देते हैं बाकी सामान को, एशेस को मिक्स कर देते हैं सॉइल में, और क्रॉप्स ग्रो करते हैं। कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं, मेज़, यम, पोटैटोज़ एंड कसावा। जैसे ही सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज़ करती है तो ये उस लैंड को अबैंडन कर देते हैं और शिफ्ट कर जाते हैं टू अ न्यू प्लॉट ऑफ लैंड। इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, और इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं। और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ में, वर्ल्ड में इसका शिफ्टिंग कल्टीवेशन के डिफरेंट नाम है। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, हमारा असम वाली साइड में इसको झूमिंग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही मिल्पा में, मेक्सिको में मिल्पा बोलते हैं, ब्राज़ील में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को रोका बोलते हैं, और मलेशिया में लादांग बोलते हैं। तो मलेशिया ल आ रहा है बीच में तो लादांग, एम से मेक्सिको मिल्पा, ब्राज़ील में र आ रहा है तो रोका, याद हुआ। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग, मेक्सिको मिल्पा, मिल्पा, ब्राज़ील में रोका और मलेशिया में लादांग। सेकंड है नोमैडिक हर्डिंग। अब नोमैड से पता चल रहा है हमको ऐसे लोग जो एक एरिया से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं और वो अपने हर्ड्स को लेके मूव करते हैं। अब ऐसे लोग कौन से होते हैं, जो ड्राई रीजन्स में रहते हैं, जहाँ पे पानी की कमी होती है, और ग्रीन पैस्चर्स ढूंढते रहते हैं अपने जानवरों के लिए। तो ऐसे एरियाज़ कौन से होंगे, जो सेमी एरिड और एरिड रीजन्स, मतलब ड्राई रीजन्स होंगे। वो हमारे यहाँ कहाँ पे, सहारा में, या कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में जैसे राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, या सेंट्रल एशिया में, ठीक है। ऐसे ड्राई रीजन्स हैं। अब ये टाइप ऑफ फार्मिंग में क्या होता है, जो हर्ड्समैन है वो वन प्लेस टू अनदर विद देयर एनिमल्स मूव करते हैं फॉडर और वाटर के लिए, ठीक है, उनके चरने के लिए और वाटर के लिए, अलॉन्ग द डिफाइंड रूट्स, मतलब उनके रूट्स जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उसी रूट्स पे चलते रहते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू, और ये मूवमेंट क्यों अराइज होती है, बिकॉज क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट होता है और टेरेन, भाई जहाँ पे क्लाइमेट ठीक लगेगा वहीं पे मूव होएंगे, ठीक है। अब ये एनिमल्स कौन से रियर करते हैं, ऑब्वियसली जो इधर उधर मूव कर सकें, जैसे डेजर्ट वाले करेंगे वो कैमल, फिर ज़्यादातर हमने देखा भेड़ बकरियाँ, शीप एंड कैटल और याक, और इनसे फिर वो क्या क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, मिल्क, मीट, वूल, हाइड, मतलब उनकी स्किन और दूसरे प्रोडक्ट्स, जो कि ये क्या खुद ही खाई जा रहे सब कुछ, या खुद ही यूज़ करी जा रहे, नहीं। अब वो कैसे पैसे कमाएंगे, इन्हीं सब प्रोडक्ट्स से, जो जानवर पाल रहे हैं उन्हीं जानवरों से प्रोडक्ट्स लेंगे, कुछ खुद यूज़ करेंगे, कुछ मार्केट में बेच के उनसे पैसे कमा लेंगे। तो ये हो गया हमारा नोमैडिक हर्डिंग। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस में कुछ तो जो सब्सिस्टेंस मतलब अपनी नीड्स के लिए। अब अपनी नीड्स के लिए दो तरह की होती है, इंटेंसिव जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है लैंड पे, और दूसरी है हमारी प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब ओल्ड सिस्टम। ओल्ड सिस्टम क्या होता था, एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और एक नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल का क्या मतलब होता है, पैसे, कॉमर्स के लिए। तो जो फार्मिंग हम कर रहे हैं किसके लिए, पैसा कमाने के लिए। अब वो या तो फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर भी हो रहा है, क्रॉप्स भी ग्रो हो रहे हैं और एनिमल्स भी रेयर हो रहा है। तो जब हम क्रॉप्स भी ग्रो कर रहे हैं और एनिमल्स भी रेयर कर रहे हैं मार्केट में सेल करने के लिए और पैसे कमाने के लिए, उसको बोलते हैं
कमर्शियल फार्मिंग। अब इसके क्या क्या फीचर्स होंगे कि जब हमने पैसा कमाना है तो ऑब्वियसली हमको लार्ज एरिया चाहिए होगा, उस पर कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। तो लार्ज एरिया होता है, उसके ऊपर लार्ज कैपिटल यूज़ करी जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है कि पैसा किस में होगा कि सीड्स अच्छे ले आओ, आप मशीनें अच्छी लगा दो, तभी ज़्यादा क्रॉप उगेगा, तभी ज़्यादा पैसा आप कमा पाओगे। और तो इसका मतलब कि क्या क्या फीचर्स हो गए कि एक तो सेल के लिए, मार्केट सेल के लिए क्रॉप्स ग्रो करते हैं और एनिमल्स की रेयरिंग करते हैं। नंबर 2, लार्ज एरिया इज़ कल्टिवेटेड, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ यूज्ड, देन मशीन्स आर यूज्ड। अब इतने बड़े एरिया में लोगों से तो काम होएगा नहीं, तो मशीनें यूज़ करनी पड़ेंगी। एंड बस, तो ये फीचर्स है हमारे कमर्शियल फार्मिंग में। अब कमर्शियल फार्मिंग आगे होती है कुछ टाइप्स की, जैसे 3 टाइप्स की। पहली आ गई कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अब देखो कमर्शियल और फार्मिंग के बीच में ग्रेन वर्ड आ गया, तो ग्रेन मतलब हम ग्रेन उगा रहे हैं, किसके लिए? कमर्शियल पर्पज़ के लिए, मतलब सेल करने के लिए। तो व्हेन ग्रेन क्रॉप्स आर ग्रोन, मतलब क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पसेस एंड दीज इंक्लूड ग्रेन क्रॉप्स। और ग्रेन कौन से होते हैं? जो हमारे दानेदार, वीट एंड मेज। दे आर कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स, जिनको सेल करके पैसा कमाया जाता है। अब ये कहाँ पे ग्रो होते हैं? देखो, जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, जो हमारा यहाँ पे ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारी अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। इसके आसपास वाला, इक्वेटर के आसपास वाला रीजन होता है ट्रॉपिकल रीजन। उसके ऊपर जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, और नीचे कैप्रिकॉन और एंटार्क्टिक सर्कल, इसके बीच का रीजन होता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अब इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स में ऐसी ग्रेन फार्मिंग हो पाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे तो आपकी पॉपुलेशन कम होती जाती है, क्योंकि ठंडा होता जाता है, इसलिए ये एरियाज है स्पार्सली पॉपुलेटेड।